अगर कोई हमारे प्यार को नहीं समझ रहा तो हमें भी ज़रूरत नहीं है किसी को कुछ समझाने की। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं आयशा। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। हमारे लिए यही बहुत है। मैं तुम्हारे समझता हूँ फरहाद, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो यह सब ठीक नहीं है। हमारे रिश्ते के लिए ना तो तुम्हारे घर वाले राजी हैं और ना ही मेरे चाचा। फरहाद को समझाया तो तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? मैं भूल जाऊं? यह तुम मेरे लिए मुमकिन नहीं। फरहाद की आवाज में दर्द झलक रहा था। थोड़ा वक्त दो अपनी फैमिली को, फिर सब ठीक हो जाएगा। आयशा ने तो कह दिया था, लेकिन वह भी जानती थी कि कुछ ठीक नहीं होगा। उनका मसला कितना बड़ा था और कितना वक्त। आयशा पिछले 1 साल से अब्बू को समझा रहा हूँ, लेकिन उनकी एक ही रट है कि हम तुम्हारी शादी दूसरी बिरादरी में नहीं कर सकते। मैं तंग आ चुका हूँ यह बिरादरी बिरादरी सुनकर। आयशा कुछ नहीं बोली, वह भी इसी दर्द से गुजर रही थी। बस मैंने सोच लिया है, आखिरी बार अब उनसे बात करूँगा। राजी हो गई तो ठीक, वरना फिर मैं वही करूँगा जो मेरा दिल कहेगा। फरहाद ने सोचते हुए कहा। वक्त मिल गया मैडम को घर आने का, रजिया ने ताने देते हुए कहा। उसी फरहाद से मिलने गई होगी। अरे जब तेरे चाचा ने मना कर दिया है तो उससे क्यों मिलती है? तुझे अपनी इज्जत की परवाह तो नहीं? कम से कम हमारी इज्जत पर तो बट्टा मत लगा। चाची, मैंने ऐसी कोई गलत काम नहीं किया है जिससे चाचा की इज्जत पर कोई आंच आई। ऐसा अपनी चाची रजिया से ज़्यादा बोलती नहीं थी, क्योंकि वह आयशा को पसंद नहीं करती थी। लेकिन जब चाहती कि बातें हद से ज़्यादा बढ़ जाती, जवाब देने से पीछे भी नहीं हटती। यह गलत नहीं है तो और क्या है? तू उस गैर बिरादरी के लड़के से मना करने के बावजूद भी रोज़ मिलने जाती है और उससे प्यार मोहब्बत के पैंगे लड़ा रही है। रजिया नफरत से कहा। चाची प्लीज किसी बात को गलत तरीके से मत बोलिए। सही बात सुनकर आग क्यों लग रही है? जो मैं देख रही हूँ वही तो कह रही हूँ। हाँ, मैं मिलती हूँ फरहाद से, लेकिन रोज रोज नहीं, कभी कभी। और मैं उससे कोई पैंगे नहीं लड़ा रही हूँ, बल्कि प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आप जैसे ही कुछ लोगों ने इस प्यार अल्फाज को बहुत गलत समझ लिया है। ऐसा कहकर अपने कमरे में आ गई और उसके पीछे काफ़ी देर तक रसिया के बैंड बजाने की आवाज़ आती रही। आयशा 8 साल की थी जब उसके बाप का साया उसके सिर से उठ गया। अनवर सादी भतीजी को उनके अकेलेपन की वजह से अपने घर ले आया। यह बात रसिया को बड़ी नागवार गुजरी। रजिया माँ बेटी को हमेशा नफरत भरी निगाहों से, बेटी और फिर अपनी जहर भरी बातों से माँ बेटी का दिल दुखाती। रजिया को देखा देख बच्चे भी आयशा से बदतमीजी से बात करने लगे और एक दिन आयशा की अम्मी भी दुनिया से विदा हो गई। आयशा ताने सुनते सुनते ऐसे ही बड़ी हो गई और कॉलेज में आ गई। यहाँ उसकी मुलाकात फरहाद से कब हुई? दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, पता ही नहीं चला। फरहाद का ताल्लुक दूसरी बिरादरी और बहुत ऊंचे रुतबे वाले खानदान से था। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद फरहाद ने आयशा से शादी के लिए अपने अब्बू से बात की, तो उन्होंने बिरादरी का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। और दूसरी तरफ आयशा अनवर से ऐसी लगाई भुजाई, इसी के अलवर साहब ने भी इनकार कर दिया। पिछले 1 साल से फरहाद और आयशा शादी के लिए घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों को ही कुछ अच्छा होता दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हें वहीं शादी करनी होगी जहां हमारी मर्जी है। नहीं, अब वह मैं आयशा के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं हो सकती। हमने तुम्हारे लिए अब्बास साहब के बेटी को पसंद किया है और अगले हफ्ते तुम्हारी सगाई है। अशरफ साहब ने सख्ती से कहा। यह हमारा आखिरी फैसला है। मैं नहीं मानता आपके फैसले को। आप अपने फ़ायदे के लिए अपने बेटे की ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगा सकते। ना चाहते हुए भी फरहाद की आवाज़ ऊंची हो गई। फरहाद, तमीज़ से बात करो, आजम ने कहा।
माफ़ी चाहता हूँ भाईजान, लेकिन जो अब्बू चाहते हैं वह मैं नहीं कर सकता। अब वह जो कर रहे हैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तुम अब्बास अंकल के दामाद बन जाओगे तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बन जाएगी। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए जहाँ मैं दूसरों के नाम से पहचान पाऊँ। और वैसे भी यह सब वह मेरे लिए नहीं बल्कि अपने सियासी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। चुप हो जाओ बदकप। अशरफ साहब तैस में आकर अपनी जगह से उठे। तुम हो क्या हमारे नाम के बगैर? यह प्यार का नशा 4 दिन में उतर जाएगा जब तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं होगी। ठीक है अबू, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपना नाम खुद बनाऊंगा। आपकी जायदाद से जा रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी जीने और अपनी पहचान बनाने। फरहाद ने खड़े होते हुए कहा। मैं आपकी तरह इतना बड़ा आदमी तो नहीं बन सकता, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर मैं अपने बलबूते पर अपनी छोटी सी भी पहचान बना पाया। सोच लो, अगर तुम इस घर से बाहर गई तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैंने फैसला कर लिया है अब्बू, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है फरहाद, जो यह सब कर रहे हो? आज हमने फरहाद को रोक, मुझे मत रोक भाईजान, मैं यहाँ से चले जाना ही ठीक है। फरहाद कहते दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आप मेरे बड़े हैं चाचा, मैं हर काम आपकी रजामंदी से चाहती हूँ। आप प्लीज़ मुझे फरहद से शादी की इजाज़त दे दे। तुम हमसे वह चीज़ मांग रही हो ऐसा जो हम तुम्हें नहीं दे सकते। मैं आपसे इजाज़त ही तो मांग रही हूँ चाचा, और वह आप मुझे दे सकते हैं। बस आप दुनिया वालों से डर रहे हैं, और वैसे भी मुझे सर ने यह हक दिया है कि मैं अपनी पसंद का शोहर चुन सकूं। फरहाद के साथ तुम रहोगी कहाँ? उसके पास रहने के लिए अपना घर तक तो नहीं। अनवर साहब ने कुछ सोचते हुए कहा। मैं फरहाद के साथ किसी झोपड़ी में भी रह लूँगी चाचा। उसने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है, तो क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? आयशा की आवाज़ में फरहाद के लिए दर्द था। फिर एक दिन आयशा फरहाद के साथ रुखसत होकर किराए के एक छोटे से घर में आ गई। आयशा, क्या तुम इस छोटे से घर में मेरे साथ रह सकोगी? फरहाद ने आयशा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। यह बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए फरहाद, तुम अपने आलीशान बंगले को छोड़कर आए हो मेरे लिए। क्या तुम मेरे साथ इस छोटे से घर में रह सकते हो? दुनिया में कोई नेमत तुमसे बढ़कर नहीं है आयशा, और अब तो दुनिया ही तुम हो। फरहाद की बात पर आयशा ने मुस्कुराते हुए फरहाद के कंधे पर सर टिका दिया। फरहाद को जल्द ही जॉब भी मिल गई। फरहाद और आयशा दोनों ही बहुत खुश थे। उनकी यह खुशी तब और डबल हो गई जब उनकी बेटी आ गई। फरहाद तो बेटी को देखकर जी उठता था। दोनों ही अपनी बेटी के अच्छे फ्यूचर के लिए कुछ न कुछ सोचते रहते थे। फरहाद, मैं सोच रही हूँ कि मैं जॉब कर लूँ। कल को सना को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है। उसकी पढ़ाई के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और हम दोनों जॉब करते अपनी बेटी को एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। तुम्हारा सोचना सही है आयशा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम जॉब करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे काम करने के खिलाफ हूँ। अब सुधार मैं यह चाहता हूँ कि तुम सना पर अपना पूरा ध्यान दो। वह अभी छोटी है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। और रही उसके फ्यूचर की बात, तो मैं भी उसके बारे में सोच रहा हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। और फिर सब अच्छा होता चला गया। फरहाद का प्रमोशन, सना का अच्छे स्कूल में एडमिशन, अपना घर। आयशा अपने घर में आकर बहुत खुश थी। सना 4 साल की थी जब अरहान हुआ। फरहाद और आयशा दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश थे। ऐसे ही 3 साल और बीत गए। अब अरहान भी स्कूल जाने लगा। मम्मा खाना दो, मम्मा खाना दो, ज़ोर से फरहाद ने बेटी से कहा। तुम भी कहो, मम्मा खाना दो। वह तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे शोर मचा रहे थे। फरहाद ने तो कायदा गाना शुरू कर दिया। भूख लगी मुर्गे की बांग, हमें कोयल की कूक लगी। आज खाना बनाने में थोड़ी देर क्या हो गई? तीनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। आसान टेबल पर लगाते हुए कहा, और आप भी बच्चों के साथ बच्चे बन रहे हैं? यह ही तो दिन है बच्चों के साथ मस्ती करने के। अच्छा, अब जाता बातें न बनाएं, चुपचाप खाना खाएं।
खाने के बीच बीच में फरहाद आयशा को छेड़े जा रहा था और आयशा फरहाद को घूरे जा रही थी। लगता है आज तुम्हारी मम्मा को बहुत गुस्सा आ रहा है, तभी तो बर्तन पटक रही है। ऐसा आयशा फरहाद को घूरते हुए टेबल से बर्तन उठाकर किचन की तरफ बढ़ गई और प्लेट टूटने की आवाज़ पर फरहाद ने सना को कहा, इतने दिन से हम घूमने नहीं गए ना, इसलिए मम्मा को गुस्सा आ रहा है। तो तुम अपनी माँ की आड़ में अपने दिल की बात कह रही हो। फरहाद की बात पर सना हंस दी। आयशा देखो हमारी बेटी। फरहाद किचन की तरफ भागा। आयशा किचन के दरवाजे में बेहोश पड़ी थी। ऐसा क्या हुआ तुम्हें? फरहाद ने आयशा को उठाते हुए कहा। लेकिन आयशा अभी भी बेहोश थी। सना जल्दी से पानी लेकर आओ। सना जो गुमसुम खड़ी थी सब देख रही थी, भागकर पानी की बोतल ले आई। फरहाद ने पानी की 2-3 बूंदें आयशा के चेहरे पर डाली तो आयशा के जिस्म में कुछ हरकत हुई। आयशा तुम ठीक तो हो ना? और तुम बेहोश कैसे हुई? फरहाद ने आयशा को बैठाते हुए बेचैनी से पूछा। पता नहीं, बस चक्कर आया और उसके बाद कुछ याद नहीं। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही थकान की वजह से चक्कर आ गया होगा। लेकिन आप परेशान न हो, मैं ठीक हूँ। आयशा बेचैनी से फरहाद से कहा। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। जब आयशा को 2-3 बार ऐसे ही चक्कर आए तो डॉक्टर के कहने पर फरहाद ने आयशा का चेकअप करवाया और आज डॉक्टर ने आयशा की रिपोर्ट फरहाद को देते हुए जो कहा उसको सुनकर फरहाद शौक सा रह गया। आपकी वाइफ लास्ट स्टेज पर है। यह आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? आपकी वाइफ को कैंसर है और उनकी यह बीमारी लास्ट स्टेज पर है। यह भी हो सकता है डॉक्टर आपको कोई गलतफहमी हुई हो या रिपोर्ट बनाने में या देखने में कोई गलती हुई हो। फरहाद ने डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन फरहाद साहब, हमसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए अपनी वाइफ को किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। अब तो इस बीमारी का इलाज मुमकिन है डॉक्टर। मैंने ऐसे कई पेशेंट को ठीक होते हुए देखा है, तो मेरी वाइफ भी ठीक हो जाएगी। सिर्फ वही पेशेंट ठीक होते हैं जिनकी बीमारी का शुरू में पता चल जाता है, और आपकी वाइफ की बीमारी तो लास्ट स्टेज पर है। उनके पास बस 6 महीने हैं। प्लीज़ डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, आप तो डॉक्टर हैं, प्लीज़ कुछ करिए। फरहाद ने बहुत अपमान से कहा। आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। फरहाद को ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म से जान ही नहीं है। उसने डॉक्टर के कार्ड इनसे बाहर निकला था। फरहाद ने आयशा को कई बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सबका जवाब एक ही था। पता नहीं वो रात का कौन सा पहर था। फरहाद चेयर पर बैठे सिगरेट फूके जा रहा था। नींद तो उसकी आंखों से बिल्कुल गायब हो गई थी। आयशा उसकी जिंदगी थी और वह पल पल उससे दूर हो रही थी। इस वक्त फरहाद अपने आप को बहुत मजबूर और बेबस महसूस कर रहा था। वह अपनी आयशा के लिए कुछ नहीं कर सकता था। तभी उसे अपने कंधों पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। आयशा, तुम? फरहाद ने आयशा को देखकर जल्दी से सिगरेट बुझाई। फरहाद, तुम्हारे इस तरह से परेशान होने से कुछ नहीं होगा। जो होना है वह होकर रहेगा। आयशा का हाथ जब भी फरहाद के कंधे पर ही था और फरहाद फिर घूम आयशा को देखे जा रहा था। जब तक मैं हूँ, मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहती हूँ। फरहाद उठकर आयशा के करीब आ गया। मेरे बाद सना और अरहान को तुम्हें ही संभालना है। आयशा फरहाद ने आयशा को खींचकर अपने गले लगा लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। फरहाद आयशा को अपनी बाहों में भरकर कितने ही पल ऐसे ही गुजर गए। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ फरहाद। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। हर पल मुझे अपने आसपास ही महसूस करोगे। आयशा अपना सिर फरहाद के कंधों से उठाते हुए फरहाद को देखा। फरहाद, अपने आप को संभालो, मेरे लिए, बच्चों के लिए। फरहाद में एक बार फिर आयशा बाहों में भर गई।
फरहाद ने बेचैन जिस्म को देखे जा रही थी। पत्तियों से झगड़ा सफ़ेद कफन में लिपटा उसे देखे जा रही थी। पट्टियों ने उसे जकड़ रखा था। वह फरहाद ही था। आयशा उसे देखे जा रही थी। मम्मी, पापा को चोट कैसे लगी? पापा बोल क्यों नहीं रहे? मासूम सनहा फरहाद को ऐसी हालत में देखकर ऐसे सुकून छोड़ रही थी, लेकिन आयशा स्नेह कहाँ थी? फरहाद हर भाषा के बारे में सोचता रहता। उसे अपना भी होश नहीं था। ऐसे ही एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसकी बाइक की टक्कर किसी ट्रक से हो गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। मम्मा सना होश में बेगान आयशा को देखकर रो दी। अरहान बहुत छोटा था, लेकिन सना को रोते देख वह भी रो दिया। दोनों बच्चे की रोने की आवाज़ आयशा के कानों से टकराई तो वह होश में आई। दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भरकर आयशा फरहाद को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं, अपने साथ नहीं आ सकती। इस घर के साथ फरियाद की यादें जुड़ी हैं। मेरे पास जो थोड़ा वक्त बचा है, मैं वह फरहाद की यादों के साथ बिताना चाहती हूँ। फरहाद को गए 2 दिन हो गए थे और अनवर साहब आयशा और बच्चों को अपने साथ ले जाने आए थे। मेरी बच्ची, तुम अकेले कैसे रहोगी? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। 2 छोटे बच्ची हैं तुम्हारे साथ और सिर्फ तुम इस वक्त। मैं भी हो, अकेली नहीं हूँ चाचा। फरहाद हर वक्त मेरे साथ हैं और सिर्फ सलमा बाजी भी तो हैं। मेरी बच्ची, जैसा तुम सही समझो। जब भी तुम अपने चाचा की ज़रूरत हो, मुझे बुला लेना। अनवर साहब ने आयशा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। चाचा, आपसे एक बात पूछनी थी। बोलो बेटी। आयशा की आवाज़ पर अनवर साहब रुके थे। चाचा, क्या फरहाद के जनाजे में उसके घर वालों से कोई आया था? सना भर्राई आवाज़ में पूछा। आयशा के पूछने पर अनवर साहब सिर हिला दिया और आयशा की आंखें सिर से भर आई। आयशा की तबीयत बिगड़ रही थी। सलमा ने कितनी बार उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वह अपने शौहर और 2 बेटियों के साथ पड़ोस में रहती थी और पिछले 1.5 महीने से वही आयशा का ख्याल रख रही थी। बाजी, चाचा को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। सुबह बुला देंगे आयशा, अभी तुम आराम करो। बाजी, मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे एक ज़रूरी काम करना है। आयशा को बोलने में तकलीफ़ हो रही थी। मम्मा को क्या हुआ है? सना ने आयशा को देखकर सलमा की बेटी निशा से पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस मम्मा को हल्का सा बुखार हुआ है और आपकी मम्मा सुबह तक ठीक हो जाएंगी। आप ऐसा करें, निशा के साथ घर चली जाओ और वह आपको सुला देगी। मुझे मम्मा के पास रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना। सना भागकर आयशा के पास आ गई। सना, अरहान भी है ना वहाँ पर? वह तुम्हें ढूंढ रहा होगा। तुम्हें ना पाने पर अरहान रोने लगेगा। क्या तुम चाहती हो वह रोए? आयशा ने सना को समझाया। सना ने भी हाँ में सिर हिलाया। अरहान के पास जाओ और उसका ख्याल रखना। जी मम्मा। सना, चलते हैं, निशा ने सना का हाथ पकड़ते हुए कहा। या अल्लाह, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अपने बच्चों के बारे में सोचकर आयशा की आंखों में आंसू बहने लगे। अब कैसी है आयशा? अभी तो फ़िलहाल ठीक है, लेकिन रात को तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। बस वह आपसे मिलना चाह रही थी, सलमा के शौहर ने कहा। इस पर आप एक बार मेरे ससुराल में किसी को बुला दीजिए। तुम उनसे क्यों मिलना चाहती हो आयशा, जबकि वह लोग आखिरी बार फरहाद को देखने तक नहीं आए? अनवर साहब में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा था। बहुत ज़रूरी काम है चाचा, मुझे बताओ क्या काम है, मैं कर देता हूँ। नहीं चाचा, यह काम सिर्फ वही कर सकते हैं। प्लीज़ चाचा, उन्हें बुला दीजिए। आयशा ने अपने अंदर उठते हुए दर्द को दबाते हुए कहा। ठीक है, मैं देखता हूँ, अनवर साहब ने आयशा के बिगड़ते हालात देखकर कहा। 2 दिन हो गए थे आयशा को अपनी सास से मिले हुए। आयशा के साथ फरहाद को याद करके आयशा और दोनों बच्चों से मिलकर रो दी थी। मैं अपने बच्चे को आखिरी बार भी नहीं देख सकी
और उस घर में फरहाद के अब्बू की ही चलती है। मेरा बेटा चला गया हमें छोड़कर। आयशा की सास मुंह पर दुपट्टा रख कर रोने लगी थी। सना और अरहान अपनी अमानत है। अम्मी, मैं चाहती हूँ कि यह आपके साथ रहें। शायद फरहाद के अब्बू इस बात को न माने, लेकिन यह मानते हूँ माँ की आखिरी ख्वाहिश है। आयशा ने अपनी सास से बहुत उम्मीद से कहा। मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कुछ न कर सकी। बस आप फरहाद के अब्बू को मना लो। मैं समझूंगी मेरी माँ ने मुझे सब कुछ दे दिया। आयशा ने अपनी सास के हाथ चूम लिए। मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। आयशा की सास ने आयशा के सर को चूमते हुए कहा। माँ, आयशा अपनी सास के गले लगकर बहुत रोई। अशरफ साहब ने तुम्हारी बात मान ली। वह बच्चों को ले जाने के लिए तैयार है। अनवर साहब की बात सुनकर आयशा ने सुकून की सांस ली। तुम्हें बच्चों को वहां भेजने की क्या ज़रूरत है? वह मेरे पास भी तो रह सकते हैं। तुम्हारा चाचा मर तो नहीं गया? अनवर साहब गुस्से में थे। ऐसे मत कहिए चाचा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं इन बच्चों को भी पाल सकता था मेरी बच्ची। उस घर में मुझे आपसे बहुत प्यार मिला है चाचा, लेकिन चाची और आपके बच्चों की नज़र में मैं हमेशा अपने लिए नफरत ही देखती थी। मुझे रुखसत करते वक्त भी चाची ने मुझसे कहा था, अपनी शक्ल हमें मत दिखाना। अब अगर मैं अपने बच्चों को आपके साथ भेज देती, मेरे बच्चों को भी वही सब सहना पड़ता। आयशा से बोला नहीं जा रहा था। मैं मानता हूँ रजिया ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है उस घर में तुम्हारे बच्चों के साथ अच्छा सलूक होगा? आपका सोचना बिल्कुल सही है। वहाँ मेरे बच्चों को मेरे और फरहाद के मुतल्लिक बहुत कुछ सुनना होगा। उनके सपोर्ट के लिए उनकी दादी मेरे बच्चों के पास हमेशा रहेगी, और अगर कभी मेरे बच्चे को उनकी बातें बुरी लगी तो वह बर्दाश्त कर लेंगी। यह सोचकर कि सब उनके अपने ही तो हैं। चाचा, इंसान अपनों की बातें तो सुन लेता है, लेकिन गैरों की नहीं सुनता। बस यही सोचकर बच्चों को उनकी दादी के हवाले भेज रही हूँ। अनवर साहब ने आयशा को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। चाचा, आप उनसे कह दीजिए वह कल आकर बच्चों को ले जाएं। इतनी जल्दी क्या है मेरी बच्ची? कुछ दिन तो उन्हें अपने पास रहने दो। नहीं चाचा, मुझे नहीं पता मेरे पास अब कितना वक्त बचा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मुझे मरता हुआ देखें। फरहाद के जाने पर मैंने सना को बड़ी मुश्किल से संभाला है। उसके मासूम सवालों के क्या जवाब दूं? और अगर उसने मुझे मरते देखा तो अल्फाज जैसा गले में अटक गई और वह रोती चली गई। कितनी मजबूर और बेबस हो गई थी आयशा अपने बच्चों के लिए। कितने दर्द और तकलीफ़ों से गुजर रही थी यह मासूम लड़की। अनवर साहब ने रोते हुए अपने आंसू साफ किए और अपना हाथ आयशा के सिर पर रख दिया। अल्लाह तेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है, लेकिन दुआ कर मेरी बच्ची कि अल्लाह तेरे बच्चों का नसीब बहुत अच्छा करे। तुम वहाँ सब का कहना मानना और अपने दादा दादी और चाचा चाची का, और कभी किसी चीज़ की जिद मत करना। वह तुम्हारे पापा का घर है। पापा भी होंगे वहाँ पर? अरहान ने मासूमियत से पूछा। अरहान के सवाल पर आयशा चुप हो गई और अरहान को चूम लिया। अगर आपको वहाँ कोई कुछ कहे तो बुरा नहीं मानना, बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना। ना चाहते हुए भी आयशा की आंखें भर आई। मम्मा, आप हमारे साथ क्यों नहीं जा रही हो? सना ने आयशा के आंसू साफ करते हुए कहा। अगर मैं आपके साथ गई तो आप दोनों मुझसे ही लगे रहेंगे। अपने दादा दादी से, बड़े पापा, चाचा चाची के साथ मन नहीं लगा पाओगे। आप वहाँ अच्छे से रहना, सबके साथ मन लगाना। जब तुम्हारा मन लग जाएगा तो मैं आ जाऊंगी। कल दोनों बच्चों को चले जाना था। आयशा रात भर अपने बच्चों को अपने से लिपटा कर रही, बेतहाशा चुनती रही और फरहाद की फोटो देखकर रोती रही। आयशा सना और अरहान को सीने से लगाए प्यार किए जा रही थी। बच्चों को अपने से दूर जाता देख वह तड़प उठी। वह दोनों को बेतहाशा चूमते हुए रोए जा रही थी। आयशा की बेबसी देखकर सलमा भी रो दी। ऐसा फरहाद के भाई बाहर इंतजार कर रहे हैं। अनवर साहब, मैंने आंसू साफ करते हुए अब उसे अलग करते हुए
रूंधी आवाज में कहा। सना और अरहान अनवर साहब के हाथ पकड़ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सना ने दरवाजे में रुककर सब तरफ देखा। मम्मा जल्दी आना, आपके बगैर हमारा मन नहीं लगेगा। अनवर साहब जल्दी से बच्चों को बाहर ले गए। आयशा सना की बात सुनकर जमीन पर गिरती चली गई। सलमा जल्दी से आयशा को संभाला। बाजी, मेरे बच्चों को मेरे मरने की खबर मत देना। और आयशा सलमा के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी थी।